और दोस्तों, रात के करीब 11 बजे जब वो औरत मेरी प्रेस की दुकान पर आई तो मैं दुकान बंदी करने जा रहा था। फिर जब उस औरत ने एक कपड़े की पोटली मेरे सामने रखी तो मैंने कहा, अभी तो इस्त्री नहीं हो पाएगी, आप कल सुबह आना। जिस पर वो औरत बोली कि मुझे ये 3 बजे से पहले चाहिए, और ये बोलते हुए उसने मेरे हाथ में एक बड़ा सा सोने का सिक्का थमाया और वहाँ से चली गई। मैं उस सोने के सिक्के को अच्छे से चेक करने के बाद जब श्योर हो गया कि ये असली सोने का सिक्का है, तब मैंने काम शुरू कर दिया। और जब मैंने इस्त्री करने के लिए उसके कपड़ों वाली पोटली खोली तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैंने देखा कि वो सारे कपड़े बड़े ही अजीब हैं। आज से पहले मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे थे। इसके शर्ट में 2 बाजुओं की जगह पर 3 बाजुएं हो, और जब पतलून भी 3 टांगों वाले निकले तो मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी। अनजाने में ना जाने मैंने ये कैसा काम ले लिया था, पर अब किया भी कुछ नहीं जा सकता था। लिहाजा मैं उन कपड़ों की इस्त्री करने में लग गया, और जैसे मैंने उन कपड़ों पर इस्त्री करनी चालू की वैसे उन कपड़ों से बहुत गंदे गंध निकलने लगे। वो गंध इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरे से इस्त्री नहीं हो पा रही थी। जैसे तैसे मैंने उन कपड़ों की इस्त्री तो कर दी, पर अब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। और जब इसी बीच मेरा सर चकराना शुरू हुआ तो उसी दौरान कब मैं अपने होश खो बैठा मुझे पता ही नहीं चला। और जब मुझे होश आया तो सामने वही औरत खड़ी हुई नजर आई। मैं उसे देखते उठा और उसके कुछ कहने से पहले ही उसके कपड़े बांध कर दे दिए। उस औरत के जाने के बाद अब मैंने घड़ी पर ध्यान दिया तो मैंने पाया कि अभी रात के 3 बज रहे हैं। खैर, उस औरत के जाने के बाद भी एक अजीब सा डर बना हुआ था, जिस वजह से मैंने पूरी रात अपनी दुकान पर ही बिताई। और सुबह होते ही मैं उस सोने के सिक्के के साथ अपने घर चला आया, पर घर पर मैंने किसी से ये बात नहीं बताई। इसी बीच मुझे याद आया कि आज तो अनुपम के घर जाना है। वो क्या है कि हम दोनों काफ़ी वक्त से एक दुकान डालने की सोच रहे हैं, जिसके सिलसिले में ही कांजीपुरम जाना था। फिर मैं अगले 1 घंटे में फटाफट से तैयार हो गया और अनुपम के साथ पहुंचा बस स्टॉप पर, जहां से हमने कांजीपुरम के लिए बस पकड़ी। कांजीपुरम पहुंचने के बाद हम पहुंचे उस आदमी के घर जो अपनी बाजार वाली दुकान बेचना चाहता था। उससे मिलने और दुकान देखने में ही हमें शाम हो गई। दुकान तो हम दोनों को पसंद आ गई थी, पर उसका मालिक अभी भी एडवांस पेमेंट यानी बयाना मांगने लगा। पर उस वक्त हम दोनों ही खाली हाथ आए थे। हम दोनों ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश भी की, पर उसने साफ कह दिया कि अगर अभी बयाना नहीं दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि कल ये दुकान हमें मिल पाएगी। अभी मैं और अनुपम यही सोच रहे थे कि क्या करें कि तभी अनुपम ने कहा, मनोज भाई एक बीड़ी पिलाओ यार, फिर सोचते हैं कि क्या करें। अनुपम के कहने पर जब मैंने बीड़ी निकालने के लिए अपनी जेब में अपना हाथ डाला तो जेब से बीड़ी तो नहीं निकली, पर वो सोने का सिक्का निकल आया। सोने के सिक्के को देखते ही अनुपम बोला, भाई मनोज ये क्या है? इससे पहले मैं कुछ बोलता कि अनुपम ने वो सोने का सिक्का मेरे हाथ से ले लिया और कहा, ये तो यार असली सोने का सिक्का है, इसे बेचकर बयाने की रकम का तो इंतजाम तो हो ही जाएगा। जहां अनुपम भी ये सोचकर खुश हो रहा था कि अब बयाने की रकम का इंतजाम हो जाएगा, तो वहीं मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर ये सिक्का मेरे जेब में कैसे आया, जबकि मैंने घर से निकलने से पहले इस सिक्के को संदूक में रख दिया था। फिर ये मेरी जेब में कैसे आया? अभी मैं इसी बारे में ही सोच रहा था कि तभी अनुपम उठा, चले से यार बेचकर पैसे का इंतजाम करते हैं। उस वक्त पैसे की ज़रूरत भी थी, लिहाजा मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और अनुपम के साथ उस सोने के सिक्के को बेचने के लिए निकल गया। फिर जब हम दोनों कुलदीप नाम के सोनार की दुकान पर पहुंचे तो वो उस सोने के सिक्के को देखने के बाद हम दोनों का मुंह देखने लगा। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद वो सोनार बोला, क्या करना है इस सिक्के का? गिरवी रखनी है या फिर बेचना है? इस पर जब अनुपम ने उस सोनार से पूछा कि बेचने पर कितनी कीमत मिलेगी, तो इस पर जो सोनार ने कहा वो सुनकर हम दोनों के तो होश ही उड़ गए। सोनार ने उस सिक्के की इतनी भारी रकम बताई कि हम दोनों बैठे बिठाए लखपति बन गए। अब हमारे पास इतना पैसा था कि उस दुकान को हाथों हाथ खरीद लेते, और हमने किया भी ऐसा ही। फौरन ही उस सोनार के साथ उस सोने के सिक्के का सौदा पक्का किया और पैसे लेकर हम दोनों पहुंचे उस दुकान के मालिक के घर, जहां पैसे देने और सारी लिखा पढ़ी करने के बाद हम दोनों उस दुकान के मालिक बन गए। दुकान खरीदने के बाद भी अभी हमारे पास बहुत पैसे बचे थे। सारा काम निपटाने के बाद हम कांजीपुरम से बस में बैठे। अभी हम दोनों बस में बैठे ही थे कि मेरे घर से कॉल आया। फिर जब मेरी बात हुई तो गुड्डी की माँ ने कहा कि कोई औरत आई थी कुछ देर पहले,
और एक कपड़े की पोटली दे गई है और जाते जाते ये बोल गई ये रात के 3 बजे से पहले पहले चाहिए। ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया और मैंने गुस्से से बोला, तुम उस औरत को मना नहीं कर सकती थी? कह देती आज दुकान बंद है। जिस पर गुड्डी की माँ ने कहा, हाँ मैंने कहा तो था, पर वो औरत बोली आपसे बात हो गई है और एडवांस भी पहले ही दे दिया है, तो इस पर मैं क्या बोलती। ये सुनने के बाद मैंने कॉल काट दिया और ये सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा। वहीं अनुपम मेरे को परेशान देखकर बोला, क्या हुआ भाई, अचानक की तरह मुंह क्यों उतर गया? उस वक्त मैंने अनुपम को कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैंने ये बोलकर टाल दिया कि कुछ नहीं यार, वो तेरी भाभी परेशान हो रही थी ना, काफ़ी वक्त लग गया इसलिए। फिर जब अगले 1 घंटे में हम दोनों बस से नीचे उतरे तो अनुपम बस स्टॉप से सीधे अपने घर निकल गया और मैं भी अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब तक 12 बज चुके थे और अगले 3 घंटों के भीतर मुझे उन कपड़ों को इस्त्री करके तैयार रखना था, जिस वजह से मैं घर पहुंचते ही वो कपड़ों की पोटली लेकर दुकान चला आया। और जब मैंने वो कपड़ों की पोटली खोली तो मेरा तो दिल ही सहम गया। दरअसल इस बार उस कपड़ों की पोटली में उन अजीब कपड़ों की जगह पर खाल की एक अजीब सी पोशाक थी जिसमें चेहरा भी था। खाल की पोशाक देखते ही मेरे हाथ पैर अब थरथराने लगे थे। तकरीबन आधा 1 घंटा तो मुझे अपने आप को संभालने में बीत गया और जब मैंने किसी तरह उस खाल वाली पोशाक पर जैसे गरम गरम इस्त्री रखी तो वैसे उस पोशाक से चीखने की आवाज़ें आने लगी, मानो मैंने किसी जीते जाते इंसान पर इस्त्री रख दी हो। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि मैं फौरन ही पीछे हट गया। अब मेरी जरा सी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं दोबारा से इस्त्री को उस खाल के पोशाक पर रखूं। समय बीतता रहा और मैं चुपचाप दुकान के एक कोने में डरा सहमा खड़ा रहा। इस बीच जब वो औरत दुकान पर आई तो सामने रखे पोशाक पर नजर पड़ते ही बोले, ये क्या, अभी तक तो इस्त्री नहीं हुई है? मैंने पहले ही कहा था कि 3 बजे से पहले पहले चाहिए। अभी सिर्फ 15 मिनट ही शेष हैं 3 बजने में, जल्दी से काम पूरा करो, नहीं तो तुम्हारी भी ऐसी ही पोशाक बना दी जाएगी। उस औरत के रवैये से साफ था कि वो जो बोल रही है वो सच में कर सकती है। लिहाजा मैंने फौरन ही इस्त्री करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी भी उस पोशाक से वो दर्दनाक चीखें आ रही थी, पर मैं रुका नहीं और अगले 10 मिनट में इस्त्री करके वो पोशाक उस औरत को थमा दी। वो औरत तो उस वक्त चली गई, पर मेरे कानों से वो चीखें जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे अभी भी लगातार वही चीखें सुनाई पड़ रही थी, जिस वजह से मैं पूरी रात बेचैन रहा। और जब सुबह हुई तो मुझे थोड़ी राहत तो मिली, पर वो चीखें मुझे अभी भी हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। खैर सुबह होते मैं घर चला आया और ये सोचने लगा कि ये कैसी मुसीबत है और अब आगे क्या होगा। अभी मैं इन सवालों में ही उलझा हुआ था कि तभी अनुपम आ गया। अनुपम घर में आते ही बोला, भाभी जी मुंह मीठा करवाओ। जिस पर गुड्डी की माँ ने कहा कि इस खुशी में। गुड्डी की माँ के ये कहते ही अनुपम मेरी तरफ देखते बोला, क्या भाई अभी तक भाभी को दुकान वाली बात नहीं बताई तूने? इससे पहले मैं कुछ बोलता कि गुड्डी की माँ ने कहा, कौन सी दुकान की बात कर रहे हो? जिस पर अनुपम ने जवाब देते हुए कहा, वही कांजीपुरम वाली दुकान जो हमने कल रात को खरीदी है। दुकान की बात सुनते ही गुड्डी की माँ मेरी तरफ सवालों भरी नज़रों से देखने लगी, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता था कि हमारा गुजर बसर कैसे हो रहा है। ऐसे में दुकान खरीदने की खबर सुनकर उसे खुशी से ज़्यादा हैरानी हो रही थी। वैसे तो मैंने उस वक्त गुड्डी की माँ को इशारों ही इशारों में समझा दिया कि अभी शांत रहो, बाद में पूरी बात बताता हूँ। इसके बाद हमने दुकान लेने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी की और फिर अनुपम पूरी जोशो खरोशों के साथ जुड़ गया हमारी दुकान को तैयार करने में। वहीं मैंने अनुपम को ये बोल दिया कि अभी मुझे कुछ दिन इस्त्री की दुकान में ज़रूरी काम है, जिस वजह से नई दुकान की तैयारी कुछ दिनों के लिए उसे अकेले ही करनी होगी। अनुपम भी मान गया। फिर अनुपम के जाने के बाद गुड्डी की माँ अपने सवालों का बोरिया बिस्तरा लेकर चढ़ने वाली ही थी कि मैंने पहले ही बोल दिया, देखो अभी मुझसे कुछ नहीं पूछना, सही वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। मेरी इस बात पर गुड्डी की माँ ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, पर मैं अच्छे से जानता था कि वो ज़्यादा देर तक चुप नहीं बैठेगी। और वहीं मैं चाहकर भी ये बात नहीं बता सकता था कि आखिर अचानक से मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि वो ये बात जानकर बहुत ज़्यादा डर जाएगी। अब मुझे इस मुसीबत का सामना अकेले ही करना था, बिना गुड्डी की माँ को कुछ बताए। लिहाजा सबसे पहले तो उसी समय मैंने गुड्डी की माँ को गुड्डी के साथ उसके मायके भेज दिया और मैं भी दुकान और घर पर ताला लगाकर अनुपम के घर चला गया। दरअसल मुझे लगा कि अगर दुकान और घर पर भी उस औरत को कोई नहीं मिला तो शायद वो फिर नहीं आएगी। यही सोचकर मैंने पहले तो गुड्डी और उसकी माँ को उसके नानी के घर भेज दिया और खुद अनुपम के घर आ गया।
अब बस इंतजार था। तो बस 11 बजने का, जब वो औरत कपड़े देने आती। मेरी नज़र अभी दीवार पर टंगी घड़ी पर ही थी, और जैसी घड़ी में रात के 11 बजे तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। और तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी तो मैंने देखा कि गुड्डी की माँ का फ़ोन आ रहा है। उस वक्त गुड्डी की माँ का फ़ोन देखकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो औरत वहाँ भी तो नहीं पहुँच गई। पर जब गुड्डी की माँ से बात हुई तो जी हल्का हो गया। दरअसल गुड्डी की माँ ने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि मैंने खाना खाया कि नहीं। गुड्डी की माँ से बात करने के बाद जब मैंने फ़ोन रखा तभी अनुपम की वाइफ ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, भैया जी बाहर आपको कोई पूछ रहा है। फिर जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वही औरत एक और कपड़े की पोटली लिए खड़ी है। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता कि उस औरत ने वो पोटली मुझे थमाते बोली, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी, कपड़े तैयार रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और मैं किसी मूर्ति की तरह उसे देखता रहा। उस औरत के जाने के बाद मैं भी दुकान के लिए निकल गया। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि आखिर वो औरत है कौन और मेरे पीछे ही क्यों पड़ी है, और उसे मेरे बारे में इतना कैसे पता चल जाता है कि मैं कब कहाँ मिलूँगा। फिर दुकान पहुंचने के बाद मैंने ये तय कर लिया कि आज इस पोटली को खोलूंगा भी नहीं, और जब वो औरत आएगी तो साफ साफ मना कर दूंगा। ये सोचकर मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उस औरत के आने का वेट करने लगा। और जब रात के 2:30 बजे तो तब तक मैंने भी पूरी हिम्मत जुटा ली उस औरत से दो टूक बात करने के लिए। और जैसे 2:45 बजे तो वो औरत आ पहुंची। उस औरत के आते ही मैंने साफ साफ कह दिया, उठाइए अपनी पोटली और दोबारा भूलकर भी दिखाई मत देना। मेरे इतना बोलते उस औरत की भौहें ऊपर चढ़ गईं और उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल हो गई। उसके चेहरे के बदले भाव से मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि मैंने जो उसे धमकाने की कोशिश की अब वो मुझ पर ही भारी पड़ने वाली है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जब उस औरत ने कहा, लगता है तुमने अभी तक पोटली खोलकर नहीं देखा है। इस पर मैं कुछ कहता कि उस औरत ने कहा, 3 बजने वाले हैं और तुम अपना काम वक्त पर पूरा नहीं कर पाए, इसलिए अब से तुम्हें ये कपड़ों की पोटली मेरे घर से लानी और पहुंचानी पड़ेगी। और ये बोलकर वो औरत मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गई। उस औरत को ऐसे गायब होता देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर जब मैंने वो पोटली खोली तो इस बार जो उस पोटली से निकला वो देखकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था, क्योंकि इस बार उस कपड़ों की पोटली में मेरी बेटी गुड्डी का कटा हुआ सिर था। अपनी बच्ची का कटा हुआ सर देखकर मैं कुछ देर के लिए पागल सा हो गया। फिर जब वो सर उस पोटली के साथ अचानक ही गायब हो गया तो सबसे पहले मैंने गुड्डी की माँ को फ़ोन किया और पूछा, गुड्डी कहाँ है। और जब गुड्डी की माँ ने कहा, गुड्डी बगल में सो रही है, तब जाकर मेरी जान में जान आई। फिर फ़ोन रखने के बाद मैंने दूसरा फ़ोन अनुपम को किया। अब तक मुझे समझ में आ चुका था कि ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, किसी न किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। और अनुपम के अलावा कोई था भी नहीं जो मेरी इस परेशानी में मदद करने को तैयार होता। और जब मैंने अनुपम को फ़ोन करके दुकान पर आने को कहा तो अनुपम बिना कुछ पूछे ही उसी वक्त दुकान पर आ गया। फिर जब मैंने अनुपम को सारी बात बताई तो उसे ज़रा सा भी यकीन नहीं हुआ। अनुपम को मेरी बात किसी हॉरर स्टोरी जैसी लगी, पर अनुपम को ये भी अच्छे से पता था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जिस वजह से अनुपम ने कहा, अगर सच में ये सब हुआ है तो इस समस्या से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। हमें जल्दी किसी ऐसे आदमी को खोजना पड़ेगा जिसे इन सब की अच्छी समझ हो और समाधान भी जानता हो। फिर सुबह होते ही अनुपम ने ऐसे आदमी का पता लगाना शुरू किया और अनुपम को एक ऐसा ही आदमी मिल भी गया। पर दिक्कत वाली बात ये थी कि वो आदमी हमसे 700 किलोमीटर दूर किसी दूसरे राज्य में था, जिससे फ़ोन पर भी बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो फ़ोन पर बात ही नहीं करते थे, जिसका मतलब था कि हमें वहाँ जाकर उनसे मिलना पड़ता। पर मैं तो नहीं जा सकता था, क्योंकि इस बार अगर मैं उस औरत का काम करने से चूक जाता तो अंजाम बहुत ही भयानक होता। लिहाजा अनुपम अकेले ही उस बाबा से मिलने निकल गया। और वहीं मैं अनुपम के जाने के बाद इस सोच में पड़ गया कि मैंने तो उस औरत का घर देखा ही नहीं है, फिर मैं उसके घर कैसे जाऊंगा वो कपड़े की पोटली लेने। मैं अपनी दुकान पर बैठे बैठे यही सब सोच रहा था। और जब रात के 11 बज गए तो मुझे मेरी दुकान के सामने एक आदमी नजर आया जो इशारे से मुझे अपनी ओर बुला रहा था। फिर जब मैं उसके करीब गया तो वो आगे निकल गया। मैं भी उस वक्त बिना सोचे उसके पीछे पीछे चलता रहा। और जब उसके पीछे चलते चलते मैं रेलवे अंडरपास के करीब पहुंचा तो वो आदमी उस रेलवे अंडरपास के भीतर चला गया। और जब मैं उस रेलवे अंडरपास के भीतर गया तो मैंने पाया कि वो छोटा सा अंडरपास अंदर से काफ़ी बड़ा है, या यूँ कहें कि वो अंडरपास कम
कोई गहरी गुफा जैसी लग रही थी। और जब मैं उस गुफा जैसे दिखने वाले अंडरपास के थोड़ा और अंदर गया तो मुझे आगे बहुत से कपड़ों की पोटलियाँ गुफा की छत से झूलती हुई नजर आई। उन पोटलियों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कपड़ों की पोटलियाँ यहाँ कई वर्षों से हों। अभी मैं उन पोटलियों को ही देख रहा था कि तभी उनमें से एक पोटली नीचे गिर पड़ी। पहले तो कुछ देर तक मैं उस गिरी हुई पोटली को ही देखता रहा, फिर मुझे लगा कि शायद यही आज रात का काम है। और ये सोचकर मैं वो कपड़ों की पोटली उठाकर दुकान चला आया। और जब वो पोटली खोली तो उसमें से बड़े अजीब रंग के पंख निकले। वहीं एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसी चीज़ों को इस्त्री करने की आखिर ज़रूरत ही क्या है। फिर जब मैंने उस पंख की इस्त्री की तो वो पंख पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया। उस पंख में एक चमक आ गई थी। इस्त्री के बाद मैंने फिर से उस पंख को उस कपड़े की पोटली में बांधा और वहाँ पहुँचाने निकल गया। पर जब इस बार मैं उस रेलवे अंडरपास के अंदर दाखिल हुआ तो ऐसा लगा कि ये कोई दूसरी जगह है। ये वो गुफा नहीं थी जिसमें से मैं ये पोटली लेकर गया था। अभी मैं अपने आसपास ही देख रहा था कि तभी मेरा पाँव फिसला और मैं किसी गहरे गड्ढे में जा गिरा। उस गहरे गड्ढे में गिरने के कुछ देर के बाद ही मेरी आँख बंद हो गई। पर आँख बंद होने से पहले पहले मेरी नज़र उस औरत पर पड़ गई थी जिसे मुझे वो पोटली देनी थी। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं नीचे लेटा हुआ था और मेरे ऊपर वही कपड़ों की पोटलियाँ झूलती हुई नजर आ रही थी। अभी मैं खड़ा ही हुआ था कि तभी फिर से एक और पोटली नीचे गिरी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर अभी तो एक काम खत्म किया है तो फिर ये दूसरा काम क्यों दे दिया। अभी मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। और जब मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर अनुपम था। फ़ोन उठाते अनुपम ने कहा, भाई चिंता मत कर, काम हो गया है। जिस पर मैंने कहा, इतनी जल्दी तो 700 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस भी आ रहा है। जिस पर अनुपम ने थोड़ी हैरानी भरी आवाज़ में बोला, इतनी जल्दी से तेरा क्या मतलब है? 21 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लग गया है। अभी भी रास्ते में ही हूँ और अगले 5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। अनुपम के इतना कहते ही जब मैंने मोबाइल पर टाइम और तारीख देखी तो पता चला कि तारीख बदल चुकी है और ये वही कल रात वाला वक्त हो रहा था जब मैं यहाँ से पहली पोटली लेकर गया था। मतलब कि अब मुझे इस पोटली के कपड़ों को इस्त्री करना था। मैंने अनुपम को जल्दी आने को कहा। फिर फ़ोन रखने के बाद मैं वो पोटली लेकर दुकान पर पहुंचा और अपना काम बिना देरी के शुरू कर दिया। काम खत्म करने के बाद मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अनुपम जल्दी से आ जाए और मुझे किसी तरह इस मुसीबत से बाहर निकाल ले। फिर तकरीबन 2:30 बजे के आसपास मैं फिर उस रेलवे अंडरपास वाली गुफा में पहुंचा और फिर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि पिछली बार हुआ था। आँख बंद होने के बाद जब आँख दोबारा खुली तो मैं एक बार फिर से उसी झूलते हुए कपड़ों की पोटलियों के नीचे लेटा हुआ था। फिर से एक कपड़े की पोटली मेरे ऊपर गिरी और मैं उस पोटली को लेकर दुकान पहुंचा जहां अनुपम पहले से मौजूद था। अनुपम की हेल्थ कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उसे बहुत चोट लगी हुई थी। और जब मैंने पूछा कि ये क्या हुआ तुझे तो अनुपम ने कहा, मेरी बात छोड़, ये देख। अनुपम ने वही सोने का सिक्का मेरे हाथ में थमा दिया जिसे बेचकर हमने दुकान खरीदी थी। पर ये सोने का सिक्का अनुपम के पास कैसे आया? जब ये सवाल मैंने अनुपम से किया तो उसने कहा, ये दूसरा सिक्का है जिसे उस औरत ने किसी दूसरे इस्त्री करने वाले को दिया था। उस औरत से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही जरिया है, वह है उसके सोने का सिक्का लौटाना। पर ये इतना आसान नहीं होगा। अनुपम की सारी बात सुनने के बाद जब मैंने अपनी सारी बात बताई तो अनुपम ने कहा कि ये सब उसे पहले से पता है और ये सब उसे उसी बाबा ने बताया जिसने सोने के सिक्के तक पहुंचने का रास्ता बताया था। फिर जब आगे अनुपम ने कहा कि इस बार इस पोटली में इस्त्री और इस सोने के सिक्के को अंदर बांधकर उस औरत को देना है, पर इस बार उस गहरे गड्ढे में सिर्फ ये पोटली ही जानी चाहिए। अगर इस बार तू भी पोटली के साथ उस गड्ढे में गिरा तो फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा। इस बार खतरा आर पार का था पर यह तो करना ही था, लिहाजा मैंने ठीक वैसे किया। उस पोटली में इस्त्री और सोने के उस सिक्के को बांधने के बाद मैं चल पड़ा उस रेलवे अंडरपास की तरफ। जैसे कि मुझे पता था कि अंदर जाते मेरा पाँव फिसलेगा और मैं उस गहरे गड्ढे में फिसलता चला जाऊंगा, इसलिए मैंने पहले ही अपने आप को एक मोटी रस्सी से बांध लिया। अनुपम मेरे साथ नहीं आया क्योंकि ये काम मुझे अकेले ही करना था। अपने आप को रस्सी से अच्छे से बांधने के बाद मैं उस गुफा में दाखिल हुआ और जैसे ही मेरा पैर फिसला तो मैंने वो पोटली छोड़ दी और उस रस्सी के सहारे अपने आप को बाहर की तरफ खींचने लगा।
पर मैं अपना पूरा दम लगाकर भी अपने आप को ऊपर नहीं खींच पा रहा था। और जब वो गड्ढा किसी जिंदा जीव की तरह मुझे निगलने की कोशिश करने लगा तो ना जाने भगवान की मेरे ऊपर कौन सी कृपा हुई कि मैं एक झटके से उस गड्ढे और गुफा से बाहर आ गया। गुफा के बाहर आते ही मैंने अपनी वो रस्सी खोली और अपनी दुकान की तरफ भागा। और जैसे अनुपम ने मुझे देखा तो वो खुशी के मारे रो पड़ा। दोस्तों, वो भयानक रात हम दोनों को काफ़ी कुछ सिखा गई। इस घटना को बीते काफ़ी अरसा हो गया है।